तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर में क्रॉप पर, और क्रॉप में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे स्टार्च वाली फसलें। जी हाँ स्टूडेंट्स, पेपर में लगातार यहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। स्टार्च वाली फसलें जिसे हम लोग स्टार्च क्रॉप के नाम से जानते हैं। जी, तो बताइए बच्चों, स्टार्च वाली फसलें कौन कौन सी आपको पता है? क्योंकि पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर चावल आप इसमें देना चाहते हैं, वेरी गुड। चलिए, चावल में स्टार्च पाया जाता है। चावल में क्या पाया जाता है? स्टार्च। ओके, और कोई? क्या स्टूडेंट्स इसमें आलू आना चाहिए? आलू, पोटैटो। बोलिए सर, आलू में भी स्टार्च पाया जाता है। जी, क्या स्टूडेंट्स इसमें हमारा शकरकंद आएगा? शकरकंद। बोलिए यस सर। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्वीट पोटैटो। ये भी इसमें आ जाएगा। चलिए, क्या इसके अलावा कोई और फसल है स्टूडेंट्स जो हमारी स्टार्च वाली फसल मानी जाएगी, जिसे हम लोग स्टार्च फसल के नाम से जान सकते हैं? जी, बताइए किस किस में हमें स्टार्च देखने के लिए मिल जाएगा? क्या स्टूडेंट्स गेहूं में स्टार्च पाया जाता है? क्या गेहूं में भी स्टार्च पाया जाता है, हाँ या ना? बोले यस सर, बिल्कुल पाया जाता है। मक्के में पाया जाता है स्टार्च? बोलिए यस सर। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जिनमें स्टार्च पाया जाता है वो ये 3 फसल हैं। ठीक है, आपका आलू, चावल, शकरकंद, इनमें सर्वाधिक मात्रा में आपको स्टार्च देखने के लिए मिलेगा। हाँ, बाकी जितने भी आपके अनाज हैं, जितने भी आपकी क्या है सीरियल क्रॉप्स हैं, जितनी भी आपकी अनाज वाली फसल है, जैसे अनाज में आप लोग क्या क्या खाते हो? तो सर हम लोग चावल खाते हैं अनाज में, हम लोग और क्या खाते हैं? ठीक है, मक्का खाते हैं, मक्के की रोटी खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, बाजरे की रोटी खाते हैं। तो ये हमारे क्या है, स्टार्च में आएंगे। तो क्या इसमें गेहूं आना चाहिए? बोलिए सर, गेहूं भी आ जाएगा। क्या इसमें मक्का आ जाएगा? बोलिए सर, इसमें मक्का भी आएगा। तो वीट और मेज भी किसके एग्जाम्पल होंगे? तो सर ये भी स्टार्च वाली फसलों के एग्जाम्पल होंगे, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में हमें स्टार्च जो मिलता है वो आलू में मिलता है। आलू, चावल, शकरकंद, ये स्टार्च के सबसे बड़े क्या माने जाते हैं? स्रोत माने जाते हैं। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है। अब ये स्टार्च क्या चीज है, ये भी एक अपने आप में एक टॉपिक बन जाएगा कि भैया स्टार्च क्या होता है, किसे हम स्टार्च कहेंगे और क्या होता है ये स्टार्च। जी, स्टार्च क्रॉप किसको कहा जाता है? जी, एनीवन कोई बताना चाहता है तो जरा बताइए। जैसे आपने आलू खाया, आलू में स्टार्च होता है, तो आलू में वो स्टार्च जो है वो करता क्या है? तो बोले सर इसे कहा जाता है दुनिया की आहार ऊर्जा। यदि बच्चों आपको कुछ ना मिले और जीवन भर यदि आपको कहा जाए कि भैया आलू ही खा लो या चावल ही खा लो, किसी के भी साथ में, चावल को ले लो, आलू को भी किसी के भी साथ में ले लो, क्या हमारी लाइफ सरवाइव हो जाएगी? क्या हम जिंदा रह सकते हैं? भले ही हम में ज्यादा शक्ति ना हो, लेकिन क्या हम जिंदा रह सकते हैं? बोले यस सर, बिल्कुल रहा जा सकता है। तो स्टार्च क्या होता है, आपने देखा होगा जब कोई बच्चा छोटा सा रहता है, छोटा बच्चा यदि है आपके घरों में 8-10 महीने का, तो आपने देखा होगा आलू को बॉईल कर लिया जाता है, आलू को उबाल लिया जाता है और फिर उसको जो है हल्का सा क्रश करके बच्चों को खिलाया जाता है। आलू खिलाना चालू करते हैं बच्चों को, चावल खिलाते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको सबसे पहले आलू चावल ही देते हैं, वो रोटी नहीं खाते हैं। आलू और चावल की शुरुआत होती, देखा है क्या खाने में? अन्नप्राशन संस्कार भी करते हैं तो बोले सर उनको खीर बना के दे देते हैं, मतलब चावल से बनी चीजें देना पसंद कर देते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो क्या कहा जाता है बच्चों इसको? ठीक है, तो सर इसे कहा जाता है वर्ल्ड वर्ल्ड्स
प्राइमरी सोर्स। जी, क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है दुनिया की आहार ऊर्जा। दुनिया की आहार ऊर्जा इसे कहा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ, ठीक है, डाइटरी एनर्जी। दुनिया की आहार ऊर्जा का, ठीक है, प्राथमिक स्रोत। बोलिए यस, बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स, यदि आपसे बोला जाए कि भैया ये स्टार्च क्या चीज है, स्टार्च, जी, तो क्या होता है बच्चों स्टार्च? क्या ये स्टार्च चिपचिपा होता है? क्या ये स्टार्च चिपचिपा होता है? यदि आपने देखा है पुराने समय में, आप लोगों को तो याद नहीं होगा, नहीं तो जो फेविकोल का काम जो है वो चावल से कर लेते थे, चावल से करते थे। आपको याद नहीं होगा, आपके घर में जो है, ठीक है, मम्मी पापा है, उनसे पूछिएगा या दादा दादी से पूछिएगा, ठीक है, आज से लगभग 20 साल 30 साल पहले हम लोग जो है, पहले ये फेविकोल फेविगम ऐसा कुछ चलन में नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो जैसे कॉपी का कोई पेज फट गया तो घर में जो है गेहूं के आटे को पानी में मिला के ऐसे लेई बनाई जाती थी, एक पेस्ट टाइप का बनाया जाता था। आपको शायद याद हो तो अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट वाला सिस्टम ही नहीं था ना। तो वो गेहूं के आटे में, ठीक है, या मैदे वगैरह में ऐसा हल्का सा पानी मिला के जो है लेई बनाते थे, और वो उस लेई से फिर कॉपी को चिपकाया जाता था। जैसे कोई कॉपी है, बुक से यदि फट जाती थी तो। याद आया कुछ? बोले यस सर। तो इसमें चिपचिपाहट होती है, इनमें क्या होती है? चिपचिपाहट होती। चावल से भी यही काम करते थे, चावल वगैरह से भी चिपका लेते थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इनमें क्या होती है? तो सर इनमें होती है चिपचिपाहट। तो जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि भैया इनमें क्या होता है, एक प्रकार का ग्लू होता है। ठीक है, इनमें एक प्रकार का क्या होता है? बोलो सर, ग्लू देखने के लिए हमें मिल जाएगा। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि इनमें क्या पाया जाता है? टेकिनेस पाया जाता है। ठीक है, चिप चिपाहट पाई जाती है, जितने भी स्टार्च वाली चीजें हैं। अब पेपर में कई बार जो है स्टार्च का फॉर्मूला आया हुआ है, फॉर्मूला स्टार्च का। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों स्टार्च का? एनीवन? स्टार्च का फॉर्मूला बताओ जरा। स्टार्च का सूत्र क्या है? फॉर्मूला ऑफ स्टार्च क्या होता है भैया? फॉर्मूला है। चलो ऑप्शन लेना चाह रहे हैं, चलिए ऑप्शन बताइएगा। C6H10O5, ठीक है, होल में N, क्या ये फॉर्मूला होगा? C6H12O6 होल में N, क्या ये होगा? या स्टूडेंट C12H22O11 ये होगा? या स्टूडेंट्स नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। किस फॉर्मूले के साथ जाना चाहेंगे? स्टार्च का क्या फॉर्मूला है? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं जी, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बच्चों। ये आप लोगों का किसका फॉर्मूला है? तो ये बच्चों आप लोगों के स्टार्च का फॉर्मूला है, याद रखना, जिसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। C6 होते हैं, H10 होते हैं, O5 होता है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा 5, हाइड्रोजन की मात्रा 10, कार्बन की मात्रा 6, और ये N का मतलब है कि ये ऐसे चलते जाएगा, जितने यदि आप चाहे उतने जो है स्टार्च बना सकते हो। तो ये फॉर्मूला भी पेपर में पूछा जाता है हम लोगों से। क्या स्टार्च जो है वो मीठा होता है? स्टार्च जो है वो कड़वा होता है? स्टार्च का कोई टेस्ट ही नहीं होता है जी? यह स्टार्च जो है, ठीक है, वो कसेला होता है? कैसा होता है स्टार्च? मीठा होता है। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। स्टार्च मीठा होता है, आप ऐसा कह रहे हैं? तो यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आप इसका जो है गलत आंसर लगाकर आएंगे। स्टार्च कैसा होता है? स्टार्च होता है
टेस्टलेस, इसका कोई भी, ठीक है, क्या नहीं होता, स्वाद नहीं होता है। तो स्टार्च कैसा होता है सर? स्टार्च होता है वे स्वाद, स्टार्च का कोई भी स्वाद नहीं होता है, याद रखना। स्टार्च इज टेस्टलेस, इसका कोई भी स्वाद नहीं होता, बेस्वाद होता है। चलिए अब स्टूडेंट्स ये बताइए, यदि आप लोगों से, ठीक है, पेपर में यदि पूछ लिया जाए स्टार्च वाली फसलें, तो बन जाएगा क्या? दिक्कत तो नहीं जाएगी आप लोगों को? बनेगा स्टार्च? अब यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि भैया स्टार्च का क्या यूज है, ये स्टार्च का क्या यूज है, जैसे आलू का हम लोग देखते हैं सब्जी में खाते हैं, लेकिन इसमें जो स्टार्च होता है क्या उसका कोई यूज कर सकते हैं क्या? जी, क्या यूज कर सकते हैं हम लोग इस स्टार्च का जो हमें मिलेगा? नहीं मालूम? स्टार्च का कोई यूज, क्या इसका यूज शराब में किया जाएगा? क्या इसका यूज जो है, ठीक है, किसी और जगह में किया जाता होगा? क्या पेंट वगैरह में किया जाता है? क्या इसका यूज जो है सौंदर्य वाली चीजों में, ब्यूटी वाली चीजों में किया जाता है? जी, किस चीज में किया जाता है? कॉस्मेटिक चीजों में इसका यूज किया जाता है, ऐसा आप लोग जो है कह रहे हैं। वेरी गुड। और कोई? तो स्टूडेंट्स स्टार्च जो है वो हमारी बॉडी का फ्यूल माना जाता है। हमारे शरीर का तेल किसे कहते हैं? जैसे आपकी टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, आपकी गाड़ी को चलाने के लिए डीजल पेट्रोल चाहिए, तो हमारी गाड़ी को चलाने के लिए, इंसान की बॉडी को चलाने के लिए स्टार्च की आवश्यकता पड़ती है। इसे एक तरीके का क्या कहा जाता है? फ्यूल कहा जाता है। और क्या है? जी बताइए। इसके यूज यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या लिखना चाहेंगे आप कि कहां इसका यूज हो रहा है? ऊर्जा प्रदान करने में, बस ऊर्जा प्रदान करने के अलावा इसका कोई भी और काम नहीं है। तो बच्चों यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा क्या बच्चों, जब भी यदि आपने मंड पिया, मंड, चावल में, आजकल तो चावल कुकर में पकने लगा है, नहीं तो फ्रेंड्स राइस को पहले, ठीक है, बर्तन में पकाते थे तो उसमें से मंड निकलता था, जिसे, ठीक है, मांड कहते थे। याद आया कुछ? बोलिए सर। मंड होता था। तो ये मंड को यदि आपने पिया होगा तो फ्रेंड्स क्या इसमें आयोडीन मिल जाता है? आयोडीन, क्या ये हल्का सा जो है वो, ठीक है, आपको नमकीन टाइप का लगता था पीने में? बोलिए सर इसमें आयोडीन होता है, इसमें क्या होता है? आयोडीन पाया जाता है। अब इसका यूज हम लोग कहां कहां करते हैं जरा वो देखिएगा। क्या बच्चों आप लोगों ने कफ सायरप का नाम सुना है? कफ सायरप सुना है? कफ सायरप, बोलिए सर, खांसी में जिसका यूज किया जाता है, सर्दी खांसी वगैरह में जिसका यूज किया जाता है, कफ सायरप इससे तैयार किया जा रहा है। जी, अब ये बताइए स्टूडेंट्स, जितने भी बेकरी वाले प्रोडक्ट हैं, यदि आप बेकरी में जाते हैं तो क्या बच्चों आप लोगों ने डोनट वगैरह खाया क्या? क्या आप लोगों ने जो है केक खाया है? बोलिए यस, केक भी खाया हुआ है, डोनट वगैरह भी खाया, पेस्ट्री भी खाया होगा। तो ये जितने भी प्रोडक्ट के नाम मैं आपको ले रहा हूं बेकरी वाले, चाहे वो ब्रेड आपकी हो, क्या ब्रेड कड़ी होती है? क्या केक कड़ा होता है? क्या आपके डोनट्स वगैरह कड़े होते हैं? बोल सर नहीं, सबके सब कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं क्या मुलायम? आपकी ब्रेड मुलायम होती है, ठीक है, आपका केक मुलायम होता है। कोई भी कंपनी का केक ले लो, किसी भी वैरायटी का आप केक बना लो,
ये सब क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो बच्चों उसको सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है, किसको सॉफ्ट करने के लिए, तो सर ये मुलायम कर देता है। क्या करता है, चीजों को मुलायम करता है। किसको, तो सर बेकरी उत्पाद को। जितने भी बेकरी के उत्पाद होते हैं, बेकरी प्रोडक्ट होते हैं, उनको क्या करता है ये, सर उन प्रोडक्ट्स को नमी प्रदान करता है, उन्हें क्या कर देता है, मुलायम कर देता है। चलिए, तो बच्चों आप लोगों ने क्या किसान केचप, जेम्स वगैरह देखा है? आप लोग जो है पानी पूरी खाने गए या कुछ भी, तो कैसे केचप मांग लेते हो, पिज्जा बर्गर खाने चले जाते हो, तो बोले यस सर। तो सूप और सॉस जो होते हैं, क्या क्या, सूप वगैरह और जो हमारे क्या होते हैं, सॉसेस वगैरह होते हैं, उनमें भी क्या किया जाता है, इसी स्टार्च का यूज किया जाता है गाढ़ा करने के लिए उनको। ठीक है, बन जाएगा क्या, जो गोंद वगैरह बनाई जाती, गोंद, फेविकोल, फेविगम, ये भी इसी से तैयार की जाती। हालांकि हम लोग जब नहीं जानते थे तो हम लोग चावल का यूज कर लेते थे, चावल का मांड वगैरह निकाल के उससे भी चिपका लेते थे, ले तैयार कर लेते। लेकिन अब उसको साइंटिफिक तरीके से जो और अच्छा तैयार करके फेविकोल, फेविगम, फेविग्लू, पता नहीं कौन कौन से नाम से मार्केट में आने लगे। तो गोंद वगैरह भी इसी से बनाई जाती है, जेम्स वगैरह भी इसी से बनाए जाते हैं। आइसक्रीम, आइसक्रीम को भी आपने देखा होगा, आइसक्रीम में हमेशा नमी बनी रहती है। बोलिए सर, आइसक्रीम भी इसी से बनाए, इस आइसक्रीम में भी इसका यूज किया जाता है। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स, जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट, आपने सब ब्यूटी प्रोडक्ट्स को देखा, सब ठंडे से होते हैं। यदि आप चेहरे में लगाओ तो सबके सब हल्के से ठंडे लगते हैं। देखा है आप लोगों ने? किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट को आप जो है अपने फेस में रख के देखना, ठंडा सा महसूस होता है। उन सब में स्टार्च का यूज किया जाता है जी। तो ये स्टार्च वाले जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं वो इन्हीं फसलों से बनाए जा रहे हैं। बन जाएगा क्या, दिक्कत तो नहीं जाएगी किसी प्रकार की? ठीक है, आगे बढ़ें। स्टार्च वाली फसलें यदि आया तो बन जाएगा क्या, यूज भी बता दिए हमने आपको, फॉर्मूला भी बता दिए। यदि कल को फॉर्मूला वगैरह दिया जाए तो आपको बनना चाहिए। चलिए, अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है जी, नकदी फसलें। कौन सी फसलें? नकदी फसलें, जिसे हम लोग कहते हैं कैश क्रॉप, कैश क्रॉप्स। अब ये कैश क्रॉप्स का मतलब क्या होता है बच्चों? बोल सर, ऐसी फसलें जिनको बेचकर हमें क्या मिल जाए, मुनाफा मिल जाए। तो भैया मुनाफा तो हम लोग गेहूं लगाएंगे तो भी मिलता है, बिक जाती गेहूं भी, मक्का भी बिक जाती, चना भी बिक जाता है। तो फिर कैश क्रॉप का मतलब क्या निकलेगा? जो भी बच्चा जानता है जरा मैसेज करके बताइए कि हाँ सर मुझे पता है कैश क्रॉप क्या होती जी। किसे कहते हैं कैश क्रॉप? कॉटन को कहते हैं, नहीं है, मतलब क्या है कैश क्रॉप का, पहले ये बताओ ना, एग्जाम्पल में कॉटन देके क्या है? जी हाँ, वेरी गुड। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया कैश क्रॉप क्या होता है, तो सर कैश क्रॉप का मतलब होता है कि किसान इन फसलों को, ठीक है, किसी भी समय खेत से सीधे के सीधे बेच सकता है। किसी भी समय यदि फसल खेत में लगी हुई है और यदि वो कटी भी नहीं है तो भी चाहे किसान तो उसको खेत से वैसे के वैसे ही बेच सकता है। क्या आपके खेत में गेहूं लगी हुई है तो क्या कोई भी खरीदार उसे खरीदेगा क्या? खेत में गेहूं लगी हुई है और आपको पैसे की आवश्यकता है और आपने कहा कि भैया ये पूरी की पूरी गेहूं ले जाओ, काट के ले जा लो, वो सर नहीं। मक्का खरीदेगा? वो सर मक्का भी नहीं खरीदेगा। क्या बच्चों आपके खेत से कोई भी, ठीक है, व्यापारी गन्ना यदि लगा तो क्या आपसे गन्ना खरीद सकता है वो खेत में लगा लगाया? बोलो यस सर। आप गन्ने की कीमत बोलो, गन्ना तो खेत से खेत काट के ले जा लेंगे, उन्हीं के लेबर होते हैं, उन्हीं के सब लोग रहते हैं, आके ले जा लेंगे, क्योंकि गन्ने से गुड़ भी बनता है, गन्ने से सीरा बन रहा है, गुड़ का पतला कर दोगे सीरा बनेगा, और गन्ने से शक्कर भी बनती है, तो मार्केट इसका बहुत बड़ा है।
तो गन्ना खेत के खेत बिक जाता है। यदि आप खुद नहीं बेचना चाहते हो, ठीक है, तो व्यापारी आएगा और आपका गन्ना खरीद कर ले जा लेगा। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। क्या बच्चों आप लोगों ने आलू देखा है? बड़ी बड़ी कंपनियां, जो चिप्स की कंपनियां होती हैं, ये आप लोगों को आलू के बीज देती भी है और एक रेट जो है वो एग्रीमेंट का हो जाता है। आपको पता है ये वाली बात? यदि आप आलू लगाना चाहते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं आपसे करार कर लेती हैं कि भैया आलू का बीज हमसे लो, ठीक है, आलू का बीज हमसे लो, ठीक है, और जो भी आप आलू खेत में लगाओगे उसका रेट फिक्स है। जैसे मान चलो आपने डील कर लिया, स्टाम्प पेपर में रहता है, स्टाम्प पेपर में आपने डील कर लिया कि भैया 12 रुपए के हिसाब से आप हमें क्या देने वाले हो, आलू देने वाले हो। आपने उनसे आलू खरीदा, आपने खेत में आलू लगाया, वो आपको बताएंगे कि इस आलू में कौन सी दवाई डालना है, कब डालना है, और वो फिर आपको खुद संपर्क करते हैं कि भैया आलू का, ठीक है, निकलने का समय आ गया है, आपका आलू निकाल लीजिए और हमारे कोल्ड स्टोरेज में लेकर आ जाइए, या हम लोग खुद आ रहे हैं ट्रक लेकर। तो वो खुद आएंगे या हमें अपने को बुलवा लेते हैं कि भैया आपका आलू जो है आप निकाल लीजिए और यहाँ पर इस स्थान पर लेकर आ जाइए, हम पूरा खरीद लेंगे। और आलू की कीमत रहेगी 12 रुपए। मार्केट में भले ही वो 6 रुपए बिके चाहे 2 रुपए किलो बिके, सबका आलू 2 रुपए किलो बिकेगा, आपका 12 रुपए किलो बिकेगा, क्योंकि आपका एग्रीमेंट हुआ है। या मार्केट में आलू 50 रुपए किलो भी बिकेगा तो भी आपका आलू 12 रुपए किलो ही बिकेगा, आप बाहर नहीं बेच सकते। मतलब वो आलू अब बाहर नहीं जाएगा आपका। हाँ, थोड़ा बहुत आप बेचोगे वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन उनको पता है कि भैया आलू का कितना एवरेज निकलेगा। जैसे मान चलो 2-4-10 बोरी, यदि आपने 2-3 एकड़ में लगाए, 2-4-10 बोरी आप लोकल में भी बेच सकते हो। लेकिन आप पूरा का पूरा आलू ऐसा नहीं कि भैया चलो 12 रुपए, ठीक है, आप 12 बोल रहे हो लेकिन अभी मार्केट का रेट जो है 50 चल रहा है तो हमको, ठीक है, कम से कम 30 तो दो। आप ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि स्टाम्प पेपर में डील हो चुकी होती पहले ही, तो आपको प्रॉफिट लगता है। 12 रुपए बहुत बड़ा रेट है, ठीक है, 12 रुपए बहुत बड़ा रेट है थोक आलू का। आप जो मार्केट में चिल्लर 1-1, 2-2 रुपए लेते हैं ना, ठीक है, वो जो भी रेट में लेते हैं, ठीक है, जब यदि आप मार्केट में 40 रुपए किलो आलू खरीदते हैं, जब आप मार्केट में 40 रुपए 50 रुपए किलो आलू मार्केट में खरीदते हैं, उस समय मंडियों में आलू की कीमत 15 रुपए 20 रुपए होती। जब गोभी मार्केट में 25 रुपए 30 रुपए किलो होती है, जब मंडी में उस गोभी की कीमत 5 रुपए 6 रुपए किलो होती है। मंडी के ये रेट होते हैं। तो यदि आप लोगों का थोक में 12 रुपए जा रहा, मतलब बहुत बड़ी बात है। मंडी में चीजें बहुत सस्ती मिलती हैं बेटा, ठीक है। तो जितने भी लोग जो व्यापारी वर्ग होते हैं, जो छोटे फुटपाथ में आपने देखा सब्जी लेकर बैठते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ऑटो लेकर जाएंगे, फिर ऑटो में सामान रखवाएंगे, फिर सब्जियां लेकर आएंगे, और फिर दलाल भी होता है ना, बीच में बिचौलिए होते हैं। मंडी में दुकानें होती हैं, ठीक है, तो दुकानों में कौन बैठता है, दलाल बैठते हैं। मतलब जो सब्जियों को किसानों से खरीदते हैं, वो किसानों से खरीद लेते हैं और फिर क्या करते हैं, जो लेने वाले आते हैं उनसे सब्जी, चाहे वो थोक वाला कोई लेने वाला है, चाहे फिर फुटकर वाले आ जाएंगे जो सड़क के किनारे बैठते हैं सब्जी ठेला लगाकर, तो ये लोग फिर किससे खरीदते हैं, हमसे नहीं खरीदते हैं, ये दलाल से खरीदते हैं। तो दलाल उसमें अपना कमीशन निकाल लेता है, पर बोरी में 20 रुपए 30 रुपए जो भी उसको कमीशन चाहिए, वो कमीशन निकाल के फिर किसानों को पैसा देता है, ठीक है। लेकिन ये बिक जाता है, आलू हाथों हाथ बिक जाता है। तो वो वाला सिस्टम, वो तो आपको मैंने मंडी वाला सिस्टम बताया, मैं आपको एग्रीमेंट वाला बता रहा हूं कि भैया आलू आप हाँ बोल दो, कंपनी आपके खेत में आके लगा के चली जाएगी, वही लगाएंगे वही काटेंगे सब कुछ, खेत बस आपका है, आपको पानी बस सामने देख के क्या करना है, उसमें सिंचाई करवाना है। तो आलू का ये मार्केट है, मतलब ये कैश क्रॉप है, हाथों हाथ बिक जाएगी आलू, ठीक है, यदि आप कंपनी से करार करोगे तो। नहीं तो फिर आलू यदि मार्केट में 3 रुपए किलो बिक गया तो फिर आपको 3 रुपए किलो बेचना पड़ेगा, और 50 बिक गया तो 50 में ही बेचना पड़ेगा। तो इसलिए जो बड़े किसान होते हैं, जिनके 15 एकड़ 20 एकड़ 50 एकड़ में सिर्फ आलू लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो लोग फिर ऐसी रिस्क नहीं लेते हैं, वो एग्रीमेंट वाला लगाते हैं कि भैया 15 एकड़ में लगा दिए, 20 एकड़ में लगा दिए, तो ये फिर 40 लाख 50 लाख का आलू होगा, वो 12 रुपए के हिसाब से ही, 12-13 रुपए के हिसाब से ही 50 लाख का आलू हो जाएगा जी। तो ये कैश क्रॉप है, मतलब पैसा आएगा ही आएगा। जैसे गन्ना लगा दिया आपने, गन्ना लगा दिया, पता है कि भैया हमको साल में एक बार जो है पैसा मिलना ही मिलना है, तो ये ऐसी हमारी होती है नगदी फसलें, से कैश क्रॉप कहा जाता है।
चलिए, क्या बच्चों इसमें तंबाकू भी आ जाएगा? तंबाकू, यदि आपने तंबाकू लगा दिया तो आपको पता है, ठीक है, कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, को खाने वालों की कोई कमी नहीं है। जब हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार जो हैं, जुबा केसरी कह सकते हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि इनका जो धंधा है वो कितना बड़ा होगा, नहीं है? बोले बिल्कुल। ये जो जुबा केसरी कहा जाता है ना 2 मिनट का, इस जुबा केसरी की कीमत आपको पता है कितनी है? कम से कम ये 4 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं एक एक्टर। अब ये एडवर्टाइज कराने का 4 से 5 करोड़ है, तो फिर उसको यदि ग्लोबल न्यूज बनाना है, मतलब हुडिंग लगवा रहे हैं, टीवी में ऐड करवा रहे हैं, तो कम से कम चाहिए 500-600 करोड़ रुपए, जब ये लगभग 5 से 6 दिन चलेगा टीवी में एडवर्टाइज। एक एडवर्टाइज करवाने की कीमत 30 से 40 लाख रुपए होती है एक बार, किसी भी एक न्यूज चैनल में हो या किसी भी एक जी टीवी हो गया, धारावाहिक जितने भी चैनल आते हैं ना सास बहू वाले, उनमें या किसी में भी यदि आप एक ऐड कराते हैं तो 30 से 40 लाख रुपए लगता है नॉर्मल। तो सोचो कितना खर्च करते होंगे ये लोग, और बेच कितने में रहे हैं? 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए में, तो बेनिफिट तो है ना। तो इसलिए बच्चों टोबैको का बहुत बड़ा मार्केट है। तो क्या ये भी हमारी कैश क्रॉप होगी टोबैको? जी सोच के बताइए। आपको एग्जाम्पल भी दे रहे हैं जिससे आप समझ जाएं, ठीक है, कल को आपको टेंशन ना हो कि सर टोबैको क्यों लिखवा दिए। मार्केट है बहुत बड़ा, ठीक है। तब जाके क्या किया जाता है, ठीक है, इंडिया के टॉप मोस्ट, ठीक है, एक्टरों को हायर किया जा रहा है एडवर्टाइज कराने के लिए। बोले यस सर, तो सर टोबैको होना चाहिए, टोबैको के साथ जा रहे हैं। क्या बच्चों सोयाबीन हो सकता है? क्या सोयाबीन, क्या सोयाबीन हो सकता है? बोले यस सर, सोयाबीन से तेल बनता है। सोयाबीन से क्या मिल रहा है? तेल मिल रहा है। सोयाबीन नहीं बिकेगा? ऐसा कभी हुआ कि सोयाबीन के बहुत कम रेट मिल रहे हैं, सोयाबीन आपसे कोई खरीद ही नहीं रहा है, सोयाबीन आपने खेत से निकाल के रख लिया है और आपको ग्राहक ही नहीं मिल रहे हैं कि भैया हमारा सोयाबीन कोई नहीं ले रहा है, हमने सड़क पर फेंक दिया है। जैसे मार्केट में टमाटर देखा होगा आपने, टमाटर आपको रोड में पड़े मिल जाएंगे। कभी सोयाबीन को किसी को देखा है आपने मार्केट में कि रोड में ऐसे फेंक दिया, सोयाबीन के रेट नहीं मिल रहे हैं? सर सोयाबीन से सोया ऑयल निकल रहा है, सोयाबीन का तेल। और पता है आप लोगों को, आप कुछ भी बना लो घर में, बिना तेल के कुछ नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बिना तेल के कुछ नहीं होने वाला है। किचन के सारे काम तेल से जुड़े हुए हैं, वो भी सोयाबीन तेल से, ठीक है। बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो सोयाबीन भी कैसा है? कैश क्रॉप है या नहीं? बोले यस, बिल्कुल कैश क्रॉप है। तो बच्चों ये आप लोगों की क्या हो गई, ठीक है, कैश क्रॉप हो गई। आइए आगे की ओर इसमें हम चर्चा करेंगे। जी अब ये बताइए, क्या बच्चों इसमें कॉटन आ सकता है? क्या कॉटन, कपास? बोले सर आज के समय में भले ही लोगों के पास में खाने को कम हो, लेकिन सबके पास में पर्याप्त कपड़े मिलेंगे, ठीक है। कपड़े का ऐसा ट्रेंड निकला है मार्केट में कि हर तरीके के कपड़े चाहिए लोगों को, नहीं? बोले यस, कपड़े की भरमार है सबके पास में। तो कपास का बहुत बड़ा यूज है, घर के जितने भी आप देख रहे हैं, ठीक है, कपड़े संबंधित सारी चीजें, सर उसमें तो कपास का यूज होना ही होना है। क्या बच्चों चाय इसमें आएगी? चाय, यदि आपने चाय पत्ती निकाला है तो क्या चाय पत्ती आपकी हाथों हाथ बिक जाएगी? बोले यस सर, ये इंडिया है, इंडिया में तो चाय के लोग दीवाने हैं, ठीक है। चलिए, तो चाय भी कैसी होगी? तो सर चाय भी कैश क्रॉप में आएगी। चलिए, क्या जूट आएगा बच्चों कैश क्रॉप में? जूट, सर जूट से बन रहे हैं सारे हैवी मटेरियल, जैसे रस्सियां बन रही है, ठीक है, बड़े बड़े आपके रस्से बन रहे हैं, ठीक है,
तो क्या इसमें आना चाहिए, फाइबर निकल रहा, रेशा निकल रहा है ना, इससे डोरमेट वगैरह बन रहे हैं। तो सर यस, इसका भी बहुत बड़ा मार्केट है। क्या बच्चों इसमें मूंगफली आ जाएगी क्या, मूंगफली? मूंगफली आपने देखा होगा, मूंगफली भी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि भैया मूंगफली जो है किसान ने निकाला है और बिके ना। क्या इसमें आना चाहिए मूंगफली? आएगी? सोच के बताइएगा, जल्दबाजी में नहीं बताना है। बोले यस। तो ये स्टूडेंट्स हमारी क्या है, तो सर ये हमारी कैश क्रॉप है कि भैया आप लगा दो, ठीक है, बेचने की टेंशन मत लो, ये आसानी से बिक जाएगा और खेतों के खेत बिक जाएगा। मूंगफली आपको पता है ऐसा कोई भी किराना का दुकान नहीं होगा जहां मूंगफली ना मिले आप लोगों को। सही बात है क्या? छोटी से छोटी गांव में किराना की दुकान भी होगी तो उसके पास में मूंगफली जरूर मिल जाएगी, उसके पास में चाय पत्ती जरूर मिल जाएगी, सोयाबीन का तेल जरूर मिल जाएगा। ठीक है, जितने भी ठेले हैं तंबाकू के बिना चल ही नहीं रहे हैं, चाहे वो गुटखा हो, चाहे पान पराग हो, पता नहीं और कौन कौन से आते हैं, बिमल हो गया, तंबाकू का बहुत बड़ा यूज है। बोलिए सर। जितने भी चिप्स वगैरह तैयार किए जा रहा है बिना आलू के कुछ नहीं हो रहा है, जितनी भी शक्कर हो रही सब सब गन्ने से निकल कर आ रही है। पहनने के लिए हमें कपास चाहिए। बोले यस सर। तो ये आप लोगों की कैश क्रॉप है, याद रखिएगा, इनमें से कई बार पेपर में क्वेश्चन निकल चुके हैं, यदि आता तो बनना चाहिए जी। बन जाएगा क्या, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं? बनेगा? चलिए अच्छी बात है भाई। तो ये आपका क्रैश क्रॉप हो गया जी। अब हम चर्चा करेंगे बच्चों इसके बाद में, ठीक है, अगली क्रॉप हमारी, ठीक है, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज ज्यादा होते हैं, और आप भी अभी देखिएगा, कैच क्रॉप। लोगों को ये कैश क्रॉप लगता है, कई बार गलती कर देते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग अंतर्वर्ती फसलें। क्या कहा जाता है? अंतर्वर्ती फसलें। क्या होता है बच्चों अंतर्वर्ती फसलें? एक भी आंसर यदि आप दे दें तो बहुत अच्छी बात है। ये कैच है, कैच नहीं है। क्या होगा इसमें जी? पता हो तो जरा बता दो कि हाँ सर बन जाएगा हम लोगों से जी। जौ आएगा, जौ। ओके, और कोई? और कोई आंसर देना चाहता है? किस आंसर के साथ जाना चाहते हो जरा बताइए। मूंग आएगी इसमें, मूंग जी। किस आंसर के साथ जाना चाहते हो आप लोग? जी, मटर आएगा। चलो, एक ने तो सही आंसर दिया मूंग। मूंग जो है यहां पर राइट आंसर होगा। मूंग क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। और मूंग के अलावा और क्या होना चाहिए? नहीं मालूम? तो स्टूडेंट्स पहले जरा डेफिनेशन पर इसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये, ठीक है, कैच क्रॉप एक्चुअल में क्या होता है, क्या नाम है इसका? इसको हम लोग कहते हैं कैच क्रॉप, कैच फसल। कैच फसल का होता है मतलब कि भैया ऐसी फसल, ठीक है,
जिसे बड़ा होने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए किसी भी मौसम की, ठीक है, आवश्यकता नहीं पड़ती है जी। क्या ये सही है? सही बात है। कैच क्रॉप का मतलब है कि भैया कोई भी मौसम आ जाए, ये फसल खराब नहीं होगी, या थोड़ा भी मौसम बदल जाए फसल खराब हो जाएगी। क्या होता है कैच क्रॉप? चलो, तो बच्चों समझिएगा जरा बात को, ठीक है। कैच क्रॉप किसको कहते हैं? यदि मुख्य फसल, यदि मुख्य फसल किसी कारण से, यदि मुख्य फसल किसी कारण से खराब हो जाए, खराब हो जाए, तो उस स्थान पर, उस स्थान पर उगाई गई, उगाई गई फसल अंतर्वर्ती फसल कहलाती है। अंतर्वर्ती फसल कहलाती है जी। ये हो जी। क्या होता है कि जब अनुकूल परिस्थितियां आ जाती हैं तो आपकी जो मुख्य फसल है वो खराब हो जाती है, तो फिर उस जगह पर आपको पता है जगह क्या हो जाती है खराब। जैसे आपने मक्का लगाया, भाई बारिश ही नहीं हो पाई, मक्का लगा दिया, तो फिर क्या करोगे? यदि बारिश ही नहीं हो पाई, और यदि बारिश हुई लेकिन मक्का जर्मिनेट ही नहीं हो पाया, आपका मक्का ने ग्रोथ ही नहीं कर पाया, क्या करोगे जी? तो सर वहां पर जमीन या तो छोड़ना पड़ेगा, भैया बारिश भर पूरी जमीन छूटी पड़ेगी आपकी, मतलब कुछ नहीं होने पाला है, तो क्या करना पड़ेगा सर? जब कुछ नहीं होगा तो क्या करेंगे? किसान तो लाचार हो जाएगा बेचारा, तो क्या करेंगे किसान? तो सर ऐसी फसल लगा, देखो आपने क्या किया, जैसे आपने मक्का लगा दिया, अब आपको पता है कि भैया मैं 4 महीने बाद, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने और 4 महीने बाद में मुझे क्या लगाना सर? 4 महीने बाद मुझे अब गेहूं लगाना पड़ेगा मक्के के बाद में। बोलिए सर। फिर आपको पता है कि ये 4 महीने बाद में क्या करूंगा? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद क्या लगाऊंगा सर? मैं गर्मी वाली फसल लगा दूंगा, मतलब कद्दू वगैरह लगा दूंगा, कद्दू ककड़ी वगैरह ऐसा कुछ लगा देंगे। और फिर मुझे क्या करना है? ये 2 महीने में लेना है, 1 महीने, 2 महीने में लेना है, और फिर क्या करना है सर? मक्का लगाना है या सोयाबीन लगाना है। ऐसा करते हैं क्या किसान? बोले यार सर 4 4 महीने की फसल लेते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, और काटने में भी समय लग जाता है ना, बीच में कटाई का समय लग जाता है, तो वो पूरा जो है ये 2 महीने जो है, 1 महीने और ये दूसरा महीना जो है, ठीक है, ये 2 महीने फसल के ऊपर, 2 महीने के अंदर में ये सारी फसल की कटाई वगैरह भी होती है। तो यदि आपने मक्का लगाया जून में, जून में मक्का लगा दिया, आपको पता है 8 जून के आसपास में जो है फसल लगाना चालू हो जाता है। 8 जून के आसपास में लोग बाग चालू कर देते हैं, क्योंकि जो फसल लगाने का मुहूर्त चालू होता है बारिश का, वो 8 जून से चालू होता है। तो लोग बाग 10 जून, 15 जून, 20 जून तक लगा देते हैं, क्योंकि मौसम भी आजकल जो है काफी लेट आता है बारिश का। तो यदि मान चलो आपने जो है 20 जून के आसपास भी लगाया और लगा दिया आपने, और पता चले कि पानी एक बार गिरा, दोबारा पानी गिरा ही नहीं, तो आपके जून तो पूरा गया, जून चला ही गया, ठीक है, और फिर बारिश अलग नहीं हो पाई, तो 2 महीने तो आपके गए। अब बचे कितने महीने हैं? 2 महीने। या तो 2 महीने खेत को खाली रखो, नहीं तो और कुछ लगा दो। तो हम क्या करेंगे? क्या हम इस समय सोयाबीन लगा सकते हैं क्या? इस समय सोयाबीन लगा दें, 2 महीने में क्या सोयाबीन निकल जाएगा? बोले सर नहीं, सोयाबीन तो 4 महीने में निकलेगा, 2 महीने में कैसे? तो क्या करना पड़ेगा? बोल सर इसके बीच में जितनी छोटी से छोटी फसल आ जाए, जो बिल्कुल तेजी से उग जाए, क्या वो लगा सकते हैं? यदि हमारी मेन फसल खराब हो गई, तो क्या उसकी जगह में हम लोग उसका कोई सप्लीमेंट ले सकते हैं कि भैया कम से कम कुछ तो पैसा आ जाए?
कई बार वो ज्यादा रेट दे देती है, लेकिन हमारी कुछ तो मदद हो जाए। बोलिए सर। तो क्या होगी डेफिनेशन? तो आ कैच क्रॉप इज अ फास्ट ग्रोइंग crop that is grown between successive plantings of a main crop जी हाँ स्टूडेंट्स, एक तेजी से बढ़ने वाली फसल जो मुख्य फसल के, ठीक है, साथ में ले सकें। साथ में भी ले सकते हैं इसको, मतलब यदि आपका मेन खेत में क्या लगा हुआ है, कोई मुख्य फसल लगी है और उसके बीच में खाली जगह छूटी होती है, तो वो खाली जगह में भी हम इसको ले सकते हैं कि भैया मुख्य फसल नहीं हुई तो ये हो जाए और ये पहले हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी ले लेते हैं कि भैया मुख्य फसल हो रही नहीं हो रही उसकी कोई गारंटी नहीं है, इसके बीच में भी कुछ लगा दो, कम से कम ये मिल जाएगी, और ये यदि मिल गई तो मुख्य फसल यदि मिले ना मिले उसकी ज्यादा कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो दो फसल एक साथ लगा देते हैं कई बार। तो ये, ठीक है, हमारी क्या है, अंतर्वर्ती फसलें हैं। कौन सी क्रॉप है? कैच क्रॉप है। तो ऐसा क्या क्या लगा सकते हैं हम लोग बच्चों, जरा बताओ, आपकी पहचान में है कोई एग्जाम्पल? कैच क्रॉप के एग्जाम्पल जरा बताओ, एनीवन? मूंग तो आपने बता दिए, मूंग बिल्कुल 100% आपका जो है सही आंसर है। ऑनियन, प्याज लगा सकते हैं, वेरी गुड, प्याज लगा देंगे। और क्या लगा सकते हो आप? चीना लगा सकते हैं, ओके वेरी गुड। चलिए, तो यहां पर आप जो आंसर दे रहे हैं उस आंसर में स्टूडेंट्स आपने सुना एक नाम, सावा। सावा का नाम सुना है? सावा, बोलिए सर। सावा सुना है? सावा, हाँ, सावा। चलिए, धनिया सुना है? धनिया, बोलिए सर। धनिया सुना है? जी, क्या धनिया लगा सकते हैं बीच में? जी, एनीवन जरा बताइएगा सोच के, क्या हम लोग यहां पर धनिया लगा सकते हैं? पक्का धनिया लगा सकते हैं? जी, जी नहीं, धनिया नहीं लगा सकते, धनिया नहीं लगा सकते, क्योंकि कैच क्रॉप यदि बीच में आपका समय यदि खाली बच जाए तो धनिया लगा सकते हो, लेकिन यदि आपको फसल के साथ में लगाना है तो मुख्य फसल भी लगा दिया आपने और आपने सोचा कि भैया बीच में खाली जगह छूटी है ये भी लगा देते हैं साथों साथ, तो क्या ये लगा सकते हो फिर आप? सर धनिया जो है फैलता है, धनिया क्या करता है, फैलता है, नहीं फैलता धनिया? आपने देखा चढ़े करता है, लंबे लंबे जगह घेरता है, और इसकी हाइट होती काफी छोटी, और यदि आपने मुख्य फसल के साथ लगा दी तो मुख्य फसल की हाइट होती काफी बड़ी। ये प्रकाश भी नहीं गुजरने देगा, धनिया में सूर्य की किरणें भी नहीं पड़ने देगा, कि पड़ने देगा? प्रकाश की किरणें नहीं पड़ेंगी तो फसल हो ही नहीं पाएगी ना बेटा। आपको पता है धनिया में यदि दूसरी फसल की छांव आ जाती है, कभी देखना आप लोग या घर वालों से कभी पूछना या किसी भी किसान से पूछ लेना कि अंकल किसी पेड़ के नीचे यदि धनिया हम लगा दें तो क्या धनिया ग्रोथ कर लेता है? क्या किसी पेड़ के नीचे यदि हम क्या कर दें, धनिया लगा दें, तो क्या धनिया ग्रोथ कर लेगा? तो किसी भी पेड़ के नीचे का धनिया सक्सेस ज्यादा नहीं होता है। कभी किसी खेत में यदि धनिया लगा हो तो जरा देखिएगा जी। और क्या होना चाहिए? तो स्टूडेंट्स इसमें होता है चीना, नाम सुना आपने चीना? क्या होता है बच्चों ये चीना? एनीवन देखा है आप लोगों ने चीना? कुछ लोग कहेंगे आज तक नाम नहीं सुना, नहीं सुना ना नाम आज तक।
चलिए दिखा देते हैं भैया चीना कैसा होता है। एक बच्चे ने कहा था ये, ठीक है, चलो दिखाते हैं आप लोगों को कि चीना कैसा होता है। ठीक है, आपने नहीं देखा है? किसी ने भी नहीं देखा चीना? चलो दिखा रहे हैं। चलो, क्या ऐसे कोई बीज आपने देखा है? नहीं देखा? गेहूं से थोड़े मोटे होते हैं। गेहूं से क्या होते हैं? थोड़े मोटे होते हैं। नहीं देखा होगा, चलिए कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से दिखाते हैं आपको। ठीक है, देखा सबने है लेकिन आपको पता नहीं होता, वो एक अलग बात है। ठीक है, बाजरा के जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? बाजरा के जैसे होते हैं। ये है आपका चीना। देखे क्या ऐसे कभी पौधे कहीं आते जाते रास्ते में, जो देखने में बाजरा के जैसे रहेंगे? ये आपका चीना है। ये आपका क्या है? चीना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसे हम लोग कहते हैं लिटिल मिलेट, मतलब छोटा बाजरा। ये क्या कुल मिला के एक चीना जो है वो क्या है? छोटा बाजरा है। और बाजरा तो काफी मोटा होता है। ठीक है, इसको चीना, लोग बाग इसको चैना, अलग अलग नाम से जानते, चीना या चैना के नाम से। तो बनना चाहिए भाई यदि पेपर में दिया जाए तो। ठीक है, बनेगा। चलिए, इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्योंकि आपने देखा नहीं है, नाम ही दिया जाएगा दिक्कत हो जाती है। प्रोसो। ठीक है, किस नाम से जानते हैं इसको? प्रोसो मिलेट के नाम से भी जानते हैं। छोटा बाजरा लिटिल मिलेट, ठीक है, प्रोसो मिलेट, ये इसके नाम है। चीना और चैना, ये नाम है इसके। और ये क्या है? बाजरा से थोड़ा छोटा होता है। बाजरा तो सबने देखा ना, ज्वार बाजरा। बोले यस सर, बाजरा थोड़ा मोटा होता है, चीना थोड़ा सा जो है छोटा होता है। बोले यस सर, जैसे काबुली वाला चना, काबुली वाला चना काफी बड़ा होता है, और फिर जो हमारा देसी चना, सर देसी चना थोड़ा सा छोटा होता है। तो बस वैसे ही बाजरा जो है काफी बड़ा होता है, चीना थोड़ा सा जो है उससे क्या होता है? छोटा होता है। चलिए, फिर स्टूडेंट्स इसमें देखो धनिया इसमें नहीं आएगा। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स इसमें क्या लाही आ सकता? लाही, लाही, क्या इसमें लाही आना चाहिए? बताइए। एनीवन? क्या होता भैया ये लाही? तो स्टूडेंट्स लाही को क्या आप लोग तोरिया के नाम से जानते हैं? तोरई, तोरिया, सुना है क्या ऐसा कोई नाम? तोरिया? तो बोले यस सर, बिल्कुल सुना हुआ है जी। चलिए, तो सर इन्हें कभी भी लगा सकते हैं, किसी भी मौसम में लगाया जा सकता है। तो ये भी आप लोगों को आसानी से बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं जाएगी। चलिए, तो यदि हमें इसको और दूसरे तरीके से समझना है तो हम और किस तरीके से इसे समझ सकते बच्चों? एक और तरीका, यदि हम एक और डेफिनेशन के साथ चलना चाहें कि सर हमें कैश क्रॉप को और समझना है, क्या है ये कैश क्रॉप? तो बच्चों कम समय में यदि हमें किसी फसल को लेना है, या तो हम उसको सिंगल सिंगल ले सकते हैं, मतलब जो भी हमने फसल लगाया है वो तो हम सिंगल ले ही रहे हैं, उसके बाद में यदि समय बच गया, वो फसल यदि थोड़ी सी खराब होते नजर आ रही है तो हम दूसरी फसल लगा सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं। या हम मुख्य फसल के साथ में, मेन क्रॉप के साथ में, जैसे मान चलो आपने क्या लगा दिया? आपने लगा दिया गन्ना। ये आपका गन्ना लगा है। अब आपको पता है कि भैया मेरा जो गन्ना है
ठीक है, उसके बीच में काफी खाली जगह रहती है। और आपको पता शुरुआत में गन्ना जब लगाते काफी छोटा होता है और गन्ना को बड़े होते होते लग जाते हैं 4-5 महीने। तो क्या गन्ने की खाली जगह में हम लोग जो है, ठीक है, आलू लगा सकते हैं क्या? आलू, बहुत सी ऐसी फसल है जो अभी मैंने आपको नहीं बताया हुआ, आप लोग खुद बताइएगा। बोलिए यस, आलू लगा सकते हैं। क्या यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग प्याज लगा सकते हैं? प्याज, बोलिए यस सर, प्याज भी लगा सकते हैं। तो ये फसल जाएगी ऊपर की ओर बढ़ेगी और ये जो बीच में लगा रहा है वो नीचे की ओर जाएगी, दोनों में कोई टेंशन नहीं है। इसकी ग्रोथ जो है नीचे की ओर होना, आलू नीचे बनना है, प्याज नीचे बनना है, लहसुन नीचे बनना है। तो ये नीचे जाने वाले हो गए और इसकी ग्रोथ ऊपर होती। गन्ना तो ऊपर ही आता है ना, गन्ना नीचे आता है कि ऊपर? वो सर गन्ने के जो पोर आते हैं वो ऊपर की ओर आते हैं। तो एक फसल हमने ले ली ऊपर की ओर वाली, एक फसल ले ली नीचे की वाली। या मान के चलो हमने क्या लगाया खेत में, सर हमने खेत में लगाए थे गेहूं, ये हमने गेहूं लगाया, मान के चलो गेहूं लगा दिया। अब हमें पता चला कि भैया पानी नहीं मिल पा रहा गेहूं में, ये सब गेहूं लगी हुई थी, पूरे खेत में गेहूं लगी थी। अब गेहूं में जो है बाद में समझ में आया कि भैया पानी नहीं मिल पा रहा है, गेहूं खराब हो गई हमारी। तो क्या कर दिया हमने, बोल सर हमको पता है कि हमको गर्मी वाली फसल लगाना, उससे पहले जो 2 महीने बचे उसमें पूरे खेत में क्या कर दिए, छोटी फसल ले ली जो कम समय वाली है। तो कम समय में हम लोग क्या ले सकते हैं फिर सर? फिर हम ले सकते हैं धनिया, फिर उस समय हम लोग ले सकते हैं धनिया। इसमें आप, ठीक है, फसलों के ऊपर जो है फोकस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे कि आपसे कैसे प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, प्रश्न बना के देता है आप लोगों को। तो कैश क्रॉप में धनिया कब आएगा उसकी कंडीशन रहेगी। जैसे आपने धनिया लगाया, धनिया जाएगा क्योंकि धनिया जो है वो आपका 60 दिन का फसल है, 2 महीने की फसल आसानी से है, ठीक है, 2 महीने से ज्यादा समय नहीं लगते हैं। लेकिन कंडीशन अप्लाई है, आप इसको किसी फसल के साथ में बीच में नहीं बो सकते, धनिया नहीं हो पाएगा। हाँ, ग्रीन हाउस में लगाओगे तो हो जाएगा, नॉर्मल खेत में लगाओगे तो नहीं होगा। ग्रीन हाउस में आप 3-4 फसल साथ में ले सकते हो, नॉर्मल खेतों में नहीं ले सकते हो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दिक्कत तो नहीं जाएगी भैया कैश क्रॉप में? देख लीजिए, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कुछ पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। बोल सर कैश क्रॉप लगाने के फायदे क्या है? तो ये बताओ बच्चों, यदि मैंने यहां पर क्या लगाया था, गन्ना लगाया था, गन्ना लगाया था और ये बीच में खाली जगह छूटी थी भैया, क्योंकि गन्ने के पोर से पोर की दूरी काफी रखना पड़ता है। तो गन्ना, एक गन्ने का मेड़ जो ये है और एक गन्ने की, ठीक है, पेड़ी ये वाली है, बीच में खाली जगह छूट जाती है। और इतनी खाली जगह छूट जाती है कि आप 2 दोस्त जो है आसानी से जा सकते हो, इतनी जगह छूट जाती है, 2 दोस्त जो है आसानी से उसमें से गुजर सकते हो, इतनी जगह छूट जाती है। यदि आप उस जगह पर कुछ नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा वहां पर? सर यदि हम वहां पर कुछ नहीं लगा रहे तो पहली बात मिट्टी का कटाव होगा, मिट्टी बहकर चली जाएगी। जब पानी की सिंचाई करेंगे, ठीक है, तो मिट्टी बहकर जाएगी। दूसरा, जितने भी पोषक तत्व डालेंगे वो उस जगह को मिलेंगे जहां पर नए खरपतवार जन्म ले लेंगे, नहीं लेंगे खरपतवार जन्म भैया। जब उनको पोषक तत्व मिल रहा तो जो जमीन के अंदर होगा इस खाली जगह में, वो बाहर आने की कोशिश करेगा। सर कीट पतंगे भी होंगे, खरपतवार भी होंगे, तो इससे अच्छा कि हम इस खाली जगह पर क्या कर सकते हैं, दूसरी फसल को ले सकते हैं जो इससे पहले आ जाए, गन्ने से पहले आ जाए। बोल सर गन्ना तो जो है हमारा साल में एक बार आता है, तो हम बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? दिक्कत तो नहीं जाने वाली भाई। और जब हमारी मुख्य फसल खराब हो जाए तब भी हम उसका सहारा ले सकते हैं, क्योंकि हमने मुख्य फसल हमारी खराब हो गई किसी कारण से, ये देखो मुख्य फसल खराब हो गई, तो भैया ये फसल तो हमारी बची है ना, एक फसल तो हमारे पास में रहेगी रहेगी। या ऐसे हम पहले लगा सकते हैं या ऐसे हम बाद में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमें, ठीक है, हमारे सीजन को मेंटेन कर देगी। जो 4-4 महीने का हमारा जो शेड्यूल बना हुआ है मुख्य फसल का, उसको मेंटेन कर देती है कैश क्रॉप। तो चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।